हेलो। हेलो, आज हम शुरू करने वाले हैं। भारत की राजनीति में एक टॉपिक है राज्यपाल। एक टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक टॉपिक हॉट टॉपिक भी है। हॉट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि राज्यपाल के साथ कितने मतभेद होते हैं कि राज्य सरकार के, कभी कभी हो जाते हैं केंद्र सरकार के भी। जैसे कि कुछ मामलों में राज्यपाल केंद्र की विरोध कर देता है, किसी भी कोई ऐसा मुद्दा जिस पर एक मत ना रह पाए। ऐसे बहुत सारे जिन बातें हो जाती है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनमें राज्य सरकार का विरोध कर देता है राज्यपाल। राज्यपाल उल्टा राज्य सरकार के ऊपर ही केस लगा देता है या नोटिस भेज देता है। तो हम देख लेते हैं आज कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल के पास क्या शक्तियां है, संविधान ने उसे क्या शक्तियां दी है। ठीक है, इसके आधार पर वो एक संवैधानिक पद पर बना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्यपाल जो होता है वो अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत आता है। मतलब राजनीति मूल जो संविधान है, मूल संविधान के अंदर राज्यपाल को अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में रखा है। ठीक है, राज्यपाल को देखा जाए तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां मिली हुई है। देखा जाए तो राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर है राज्यपाल, क्योंकि उसके पास विवेकाधिकार बहुत ज्यादा होते हैं। ये आप जानते हैं कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, पूर्णतः संवैधानिक पद है, और वो राज्य का प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसका अपना एक स्वतंत्र कार्यालय होता है। लोग कहते हैं या कहा जाता है, बहुत से लोग कहा जाता है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोल चुके हैं कि राज्यपाल का तो अपना एक संवैधानिक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जिसका केंद्र का उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, उसका अपना स्वतंत्र कार्यालय होगा, क्योंकि वो राज्य और केंद्र के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल के द्वारा राज्य पे नियंत्रण करे, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है और एक स्वतंत्र पद है अपने आप में। ठीक है, वो सिर्फ राज्यपाल को उसको नियुक्ति करने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, बाकी जब वो नियुक्त हो जाता है राज्यपाल के पद पे, तो वो अपने तरीके से जो संविधान में जो अनुच्छेद है, उन्हीं कानूनों के हिसाब से वो संविधान अपने कार्य को कार्यान्वित करता है। ठीक है, तो देखा जाए संविधान के भाग 6 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, राज्यपाल का एक स्वतंत्र कार्यालय होता है। और हम देख लेते हैं कि संविधान अधिनियम 1956 के तहत राज्यपाल को एक राज्य के अलावा दो राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, उससे जब मूल संविधान बना था उसमें ये सुविधा नहीं थी, है ना। उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, बाद में ऐसे बहुत से टर्म्स आए जहाँ पे जैसे कि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का मुद्दा हुआ। तो इस तरह के जो मुद्दे थे या उससे पहले जो मुद्दे थे कि निपटना किस तरीके से है, तो उनसे निपटने के लिए 1956 में ना एक अमेंडमेंट लेके आया। ठीक है, जिसके द्वारा जो राज्यपाल है उसको एक राज्य के अलावा दो राज्यों के राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आप कौन करता है? राष्ट्रपति के पत्र द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पद के द्वारा की जाती है, लेकिन जो सुझाव होता है वो प्रधानमंत्री, या कहा जाता है कि मंत्रिमंडल की सुविधा से ही दिया जाता है। ठीक है, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति का एक आदेश पत्र के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। बाकी उसकी नियुक्ति के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार होती है। ठीक है, इसलिए केंद्र राज्यों की तरफ से दोहरी भूमिका भी निभाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 1979 का, इसमें राज्यपाल केंद्र के अधीन नहीं है, एक संवैधानिक पद है और ना इसका कार्यालय केंद्र के अधीन होता है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये अपना आप में अमेंडमेंट है कि 1979 में आया था। ठीक है, उसके बाद ये स्थिति पूरी हो जाती है, तो हम देख लेते हैं कि राज्यपाल के पास दो पूरी शर्तें करनी होती है। राज्यपाल जो बनना होता है, तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम दो शर्तें होती है जो उसको पूरी करनी है। पहला, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत में पैदा हुआ हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज, वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए समान आयु का बताया गया है 35 वर्ष। ठीक है,
वहाँ पे एक राष्ट्रपति के केस में एक शर्त और जुड़ जाती है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन राज्यपाल के केस में इस तरह का कोई शर्त नहीं है। वो 35 उसको सिर्फ 2 ही शर्तें पूरी करनी है कि वो नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। एक उसके बाद क्या हुआ कि जब राज्यपाल बनने लगे तो क्या हुआ कि राज्यों के में से ही राज्य के नियुक्त करने लगे राज्यपाल। उससे क्या हुआ, वो डिस्टर्बेंस होने लगा, वो केंद्र की बातों को ज्यादा हल्के में ले लेता था, या मतलब जो केंद्र जो कुछ निर्देश करती थी राष्ट्रपति के थ्रू वो उनको मानता नहीं था, ठीक है, और एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था उसको राज्य में, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि एक परंपरा बनी बाद में कि जो राज्य का जो राज्यपाल बनेगा वो गैर राज्य का होगा, मतलब हरियाणा का निवासी है वो राजस्थान का बन जाएगा, जो मणिपुर का है वो पंजाब का बन जाएगा। इस तरीके से राज्यपालों को बनाया गया, ठीक है, कि राज्यपाल गैर राज्य के हो, क्योंकि होता ही है कि उसे ना कोई कारण होता है, जो कोई भी कार्य होता है उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत मदद मिल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, राज्य के परामर्श से लिया जाना हो सके। मैं बता देता हूँ आपको, मूल संविधान के अंदर पहली जो 2 शर्तें हैं वो 35 साल की आयु और भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन 2 परंपरागत शर्तें हैं, ठीक है, जो अभी आपको बताइए कि एक तो दूसरे राज्य का होना चाहिए, जिस राज्य में नियुक्ति हो रही है उस राज्य का नहीं होना चाहिए, और दूसरा नियुक्ति से पहले केंद्र सरकार को या फिर कहा जाए कि राष्ट्रपति को राज्य से सलाह कर लेनी चाहिए, ठीक है, कि जिससे बाद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो राज्यपाल पद की कुछ शर्तें होती है, जैसे कि अगर जो कोई बंदा है जो भारत का नागरिक है, वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका, उसके अलावा वो उस पर कुछ ऐसी शर्त है कि तभी वो उस पर चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, या फिर उस पद पर रह सकता है लंबे, जैसे कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसे अपना एक राजभवन मिलता है, ठीक है। तो ये है कि अगर वो लाभ के पद पे है, लाभ का पद क्या है, लाभ का पद वो है कि जहाँ सिग्नेचर के द्वारा, अपने सिग्नेचर के द्वारा भारतीय खजाने से, ट्रेजरी से पैसा निकाला जा सके, ठीक है। जैसे कि एक अधिकारी, जैसे कि आईएएस लेवल का आईएएस अधिकारी होता है, वो अपने सिग्नेचर से खाते से पैसा, गवर्नमेंट के खजाने से पैसा निकाल सकता है। अगर कोई ऐसा बंदा अगर बन जाएगा राज्यपाल, ठीक है, तो सारी की सारी जो ट्रेजरी है वो उसके अंडर में आ जाएगी, ठीक है। और ये जो कि सही नहीं होता है, राज्य ढंग से काम नहीं कर पाएगा, राज्य हो चाहे केंद्र हो, दोनों एक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस राज्यपाल को लाभ के पद पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि उस उसको बिना शर्त के राजभवन मिलता है, बिना शर्त के जब राजभवन मिलता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये बात सत्य मैंने आपको पहले बता दी थी। दूसरे कि उसकी उपलब्धि और वक्त विशेष अधिकारों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे वक्त की जगह भत्ते होगा, मतलब उपलब्धियां और भत्ते जो भी होंगे उसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। उसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाएगा, राष्ट्रपति सिर्फ उसको नियुक्त करता है, बाकी उसके अधिकार जो भत्ते वगैरह होंगे उन सब का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा, और उसके कार्यकाल के बाद उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब यह है कि अगर उसको ड्यूरिंग द पीरियड के काल में, जब उसका टाइम चल रहा है 5 साल का, उस बीच में उसके उपलब्धियों को चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही उसको भत्तों को चेंज किया जा सकता। ये इसलिए किया गया क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से राज्य के विकास के लिए काम कर सके, ठीक है, वो केंद्र किसी के अधीन ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो वो केंद्र के अधीन हो जाएगा। अगर आपकी सैलरी कम कर रहे हैं, आपकी सुविधा वो कम कर रहे हैं, उनको परेशान किया जाएगा, तो वो हो सकता है कि जो राज्य जो विधेयक बनाती है उनको वो पास ही ना होने दे, उन पर सिग्नेचर ना करे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो राज्य ना कर पाए, इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसका जो पद है वो स्वतंत्र हो, और दूसरी चीज उसके जो कार्यकाल की सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए, ठीक है, और न ही उसका कार्यकाल को बदला जा सकता है, ठीक है। तो जो भी शर्तें चेंज करनी होगी वो कार्यकाल की बात ही चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल होने पर उसके भत्ते और लक्ष्यों का निर्धारण राष्ट्रपति के तय मानकों के अनुसार होगा। कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है कोई व्यक्ति, तो उसके भत्ते और उपलब्धियों का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा तय मानकों होगा। अब राष्ट्रपति इसके लिए सलाह प्रधानमंत्री से करता है। देखा जाए तो केंद्र के अधीन ही होता है एक तरह से, लेकिन ये कहा जाता है, संविधान में एक लिखा हुआ है कि अगर 2 या 2 से अधिक है तो राष्ट्रपति के तय मानकों के अनुसार उसके
उपलब्धि भत्ते तय होंगे। ठीक है। दूसरा, वर्तमान में वेतन उसका पहले 36,000 था, बाद में उसका 1.5 लाख कर दिया था। ठीक है, 1.5 लाख के आसपास हो गया है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा सैलरी का। सैलरी जहाँ तक मुझे पता है पहले 36 था, उसके बाद 1.5 लाख है। ठीक है, ठीक है। और राज्यपाल के पद पर होते हुए उसके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये उसको सुविधाएं मिली हुई है। ठीक है, कि वो राज्य के पद पे है तो उसको किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही कोई आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, उसे नए गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह का मुकदमा चलाना है तो कम से कम 2 महीने पहले राज्यपाल को नोटिस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने अगर व्यक्तिगत क्रियाकलापों के विरुद्ध अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, अगर उसने कुछ काम ऐसा किया है क्योंकि व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, तो उस पर कार्रवाई करने से पहले दो महीने का उसको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, उसको डायरेक्टली सडनली नहीं बुलाया जा सकता, 2 महीने का नोटिस दो, उसके बाद ही उसको बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और शपथ राज्य के न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन जो शपथ होती है दिलाई जाती है वो राज्य के जो हाईकोर्ट होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। और अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो जो भी हाईकोर्ट के अंदर वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उसको क्या कहते हैं उसको ओथ दिलाएगा, मतलब शपथ दिलाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि राज्यपाल की अवधि क्या है। देखो, राज्यपाल की अवधि है 5 साल की, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। मतलब राष्ट्रपति जैसे चेंज होता है उसका कार्यकाल भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है, तो अपना त्याग पत्र वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो वो कोई गड़बड़ कर रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, केंद्र के द्वारा नहीं। क्वेश्चन से अगर आपको याद आएगी कि राष्ट्रपति को केंद्र के द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में फिक्स अगर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा उसको कभी भी बुलाया जा सकता है तो वो ही सही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। संविधान में ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिसके तहत राज्यपाल को हटाया जा सके। ये बता देता हूँ आपको मैं कि राज्यपाल जो कि संविधान में है, किसी भी तरह की ऐसी कोई भी विधि नहीं है। मतलब जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की विधि होती है, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग की विधि होती है, ऐसी कोई भी विधि नहीं है संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए। ठीक है, तब तक वो अपने पद पर रहेगा जब तक वो उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। दूसरी बात, वो अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक उसको उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। इसका मतलब यह है कि उसका पद कभी भी, राज्यपाल का पद कभी भी रिक्त नहीं रहता है। अगर किसी भी कारण से अगर उत्तराधिकारी भी ना हो, राज्यपाल भी ना रहे, तो उस समय में वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको अस्थायी रूप से राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। नियम और जो नियम होंगे इसके लिए नियम राष्ट्रपति बना सकता है, एवं अन्य किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी अस्थायी रूप से राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर सकता है। अभी आपको मैंने बताया ना कि अगर दोनों अवेलेबल ना हो, ना मतलब कि उत्तराधिकारी नहीं आ पा रहा है और अगर उनकी मौत हो जाती है अचानक से राज्यपाल की, तो उस स्थिति में राज्यपाल अगर को नियुक्त करना है तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्त किया जाएगा राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, और जो नियम जो शर्तें होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाएगी। ठीक है, अब होते राज्यपाल की शक्तियां। देखो, राज्यपाल की जो शक्तियां है उसको मूल रूप से 4 स्थिति में बांट दिया है। संविधान में इस तरह से बांटा नहीं गया है, ये समझाने के लिए हमको बांटा गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति और की जो शक्तियां होती है उसी बेस पे, उसी लाइन पर राज्यपाल की शक्तियों को बांट दिया है। जैसे कि कार्यकारी शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, या फिर कहा जाए कि विधायी शक्ति, या फिर कहा जाएगी वित्तीय शक्ति, और या फिर कहा जाएगी न्यायिक शक्ति। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्यकारी कूटनीतिक शक्ति। तो देखा सबसे पहले पहली लाइन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति अन्य पदों पर
नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। कार्यकारी नियुक्ति में पहला ये है कि कार्यकारी सबसे पहले ये है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जब मुख्यमंत्री चुन के आ जाएगा तो उसको नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त करेगा उसको राज्यपाल। ठीक है, और राज्यपाल की सलाह के ऊपर बाकी जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी अन्य पदों पर। ठीक है, जो दूसरे जो पद होते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राज्यपाल को अधिकार है कि वे राज्य के मंत्री परिषद के परामर्श के बिना भी सरकारी कामकाज में नियम बना सकता है। देखिए, ये जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास नहीं है, और यही जो अधिकार है उसको अधिक शक्तिशाली बनाता है राष्ट्रपति से। ठीक है, अनुच्छेद 163 में बोला गया है कि राज्यपाल को अधिकार है कि वो राज्य के मंत्री परिषद के परामर्श के बिना भी सरकारी कामकाज के नियम बना सकता है, क्योंकि ऐसा नियम राष्ट्रपति के लिए नहीं है। जो ये नियम है वो राष्ट्रपति से अलग बनाता है राज्यपाल को। तो यूपीएससी में आ सकता है कि राष्ट्रपति को इतना अधिक विवेकाधिकार प्राप्त है या फिर राज्यपाल का विवेकाधिकार प्राप्त है। तो ऑब्वियसली अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत वो अपने बिना राज्य के राज्य सरकार के परामर्श के बिना नियम बना सकता है कामकाज के लिए, तो इसका मतलब उसके पास अधिक विवेकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा दूसरा है, राज्यपाल के द्वारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी बात, राज्यपाल जो होता है वो जो राज्य में जो भी क्षेत्र में जो जनजातीय होती कल्याण होते हैं, जनजाति कल्याण के ब्लॉक तैयार किए जाते हैं, उन ब्लॉकों को वैसे तो सीधे राष्ट्रपति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति आदेश दे सकता है, वो राज्यपाल को आदेश दे सकता है कि वो डायरेक्ट उनको कंट्रोल करे, उनको फंडिंग दे, उनको किसी भी तरह की सुविधा है वो सुविधा दे। ठीक है, उससे क्या होगा कि सीधा कंट्रोल राष्ट्रपति नहीं कर पाता, वो राज्यपाल के थ्रू इन क्षेत्रों पर कंट्रोल कर पाता है, और इनके ऊपर राज्यों का कंट्रोल नहीं होता है, राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, एक विवेकाधिकार को ये प्राप्त हो गया है। ठीक है, जैसे कि 2013 के प्रावधान के द्वारा उसे बाहर रखा गया है। ठीक है, इसमें ये लाइन लिखी हुई है कि राज्यपाल के द्वारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त किया जाता है, और ये 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2013 के प्रावधान से बाहर रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि 94 संविधान संशोधन अधिनियम में इसको बोला गया है कि जो जनजाति कल्याण मंत्री जो होता है उसकी जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन इसके लिए वो राष्ट्रपति उसको आदेश देगा, बिना उसकी नहीं कर सकता, वो राष्ट्रपति आदेश देगा। लेकिन ऐसे बहुत से काम है जिसमें उसको राष्ट्रपति से भी इजाजत नहीं मांगनी पड़ेगी, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड, वहाँ पे अल्फा वगैरह वो बहुत सारे उग्रवादी संगठन है जिनको डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है वाया राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पे और अधिक शक्ति प्राप्त है कि वो डायरेक्ट जाके काम में वो कंट्रोल कर सकता है, किनको, वो उग्रवादी संगठनों को कंट्रोल कर सकता है, उनके लिए नियम बना सकता है, उनके लिए फोर्स भेज सकता है, डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक विवेकाधिकार अधिक सबसे अच्छा प्राप्त है उसको राष्ट्रपति से। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य में निर्वाचन आयुक्त को एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। एक कूटनीतिक शक्ति यह है कि राज्य में जो भी बड़े पद होते हैं, जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग को वो नियुक्त करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। वो नियुक्त कर सकता है लेकिन हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इसमें जो उपराष्ट्रपति है वो मिसप्रिंट हो गया है, इसमें राष्ट्रपति है। ठीक है ना, तो कि सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्य निर्वाचन आयोग जो होता आयोग का जो आयुक्त होता है उसको हटाने की प्रक्रिया और कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समान है। मतलब ये है कि उनकी जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी होते हैं, मतलब जो आयुक्त था, उनको हटाने की प्रक्रिया सेम एच वही है जो कि वहाँ के हाई कोर्ट की प्रक्रिया है। ठीक है ना, ठीक है,
तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से, दूसरी लाइन है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक मामलों पर या विधायी मामलों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ठीक है, मतलब क्या है कि राज्यपाल को अधिकार है कि राज्य में जो भी चल रहा है वो उसकी रिपोर्ट डायरेक्टली मांग सकता है। ठीक है, वो जो भी राज्य में चल रहा है उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट मांग सकता है। तो एक कूटनीतिक शक्ति है, इसे डिप्लोमेटिक शक्ति कहते हैं। ठीक है, एक देखा जाए तो केंद्र इन्हीं नियमों के तहत है वो राज्यों पर कंट्रोल करती है। जैसे कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक मामलों पर या विधायी मामलों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो ये इसी तरह कुछ मामले हैं जिनके थ्रू है और केंद्र जो है वो केंद्र जो है वो राज्यपालों पर एक तरह से नकेल कस के रखती है, या मतलब राज्यों पे नकेल कस के रखती है वाया राज्यपालों के द्वारा। ठीक है, दूसरा कि राज्यपाल का अधिकार है कि वे राष्ट्रपति के संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। अगर राज्य में किसी तरह की गड़बड़ हो जाती है, आंतरिक गड़बड़, तो और सरकार अगर नहीं संभाल पा रही है तो वो राष्ट्रपति को सलाह कर सकता है, सिफारिश कर सकता है कि राज्य में वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, इसका विस्तार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की शक्तियों में किया जा सकता है। और साथ के साथ क्या होगा, जब वो आपातकाल लगाएगा राज्य में जब वो आपातकाल लगाएगा तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो राज्यपाल की शक्तियों को और बढ़ा दे, और अधिक बढ़ जाएगी। उस समय वो और ज्यादा एक लेवल पे सबसे उच्च लेवल पे आ जाएगा। उस समय जब सरकारें को काम करने अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अगर सरकारें का चलती भी है लेकिन वहाँ पर अधिकार दे दिए जाते हैं, किसको सबसे अधिक अधिकार दे दिए जाते हैं, राज्यपाल को। क्योंकि जब वहाँ पर राज्य सरकार जब फेल हो जाती है तो उसको चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, स्थिर करने के लिए वहाँ पर आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन आपातकालों को एग्जीक्यूट करने के लिए वो राज्यपालों को बहुत सी शक्तियां दे देते हैं जिससे वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का अधिकार है कि वो मंत्री परिषद से बिना सलाह के विश्वविद्यालयों के कुलपति को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो एक अधिकार यह है कि वो डायरेक्टली विश्वविद्यालयों के कुलपति को नियुक्त कर सकता है। इसके लिए वो राज्य सरकार से किसी भी तरह की सलाह भी नहीं करेगा, वो अधिकार प्राप्त है। तो ये जो कुछ कूटनीतिक अधिकार है वो जो राष्ट्रपति है उसको सबसे, राष्ट्रपति है उससे अधिक शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, तो इन अधिकारों को याद रख लीजिएगा। एक बार देखो, अभी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा कूटनीतिक शक्ति में क्या है। पहला देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति व अन्य पदों पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य के मंत्री परिषद के परामर्श के बिना भी सरकारी कामकाज में नियम बना सकता है, जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है ऐसी शक्ति। राज्यपाल के द्वारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकता है, और ये 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा प्रावधान से बिल्कुल बाहर कर दिया गया था इसको। ठीक है, तीसरा पॉइंट है राज्यपाल राज्य में निर्वाचन आयुक्त को एक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को इसका अधिकार है। ठीक है ना, नियुक्त करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को, लेकिन हटाने का अधिकार किसको है, सिर्फ राष्ट्रपति को। राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बिल्कुल समान है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। दूसरी चीज, राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक मामलों पर या विधायी मामलों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ठीक है, तीसरी बात, पांचवी बात कि राज्यपाल का अधिकार है कि वे राष्ट्रपति के संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है, जिसका विस्तार एवं राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की शक्तियों में किया जा सकता है। ठीक है, अगर राज्य में आपातकाल की सिफारिश, राज्य में सरकार अगर ठीक से नहीं चल पा रही है तो वो राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह करेगा, सिफारिश कर सकता है कि राज्य में आपातकाल लगा दीजिए। इसके लिए उस आपातकालों के बाद जो कानून जो एग्जीक्यूट करना होगा, किसी भी आपातकाल को फोर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार नहीं होती है, इसलिए राज्यपाल को अधिकार दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और अधिक अधिकारों को बढ़ाते जाता है, जिससे वो आपातकाल को बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए। छठी बात कि राज्यपाल का अधिकार है कि मंत्री परिषद के बिना सलाह के विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो छठी बात यह है कि वो सब पावर है इसके पास कि वो विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त कर सकता है बिना राज्य मंत्री परिषद के। ठीक है, तो ये आगे की जो विधायी शक्तियां हैं और वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, इनके बारे में हम अगली वीडियोज में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
थैंक यू फ्रेंड्स।